नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और सिलेबस डिस्कशन मैं कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत विद्वानों के द्वारा दिए गए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ सिद्धांतों के बारे में मैं विस्तार से भी चर्चा करूंगा और हो सकेगा तो एक प्रकार से मैं और भी सिद्धांत जो दिए गए हैं उनके बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। बेसिकली जो बिग बैंग थ्योरी है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं ज़्यादा करूंगा, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ही एक प्रकार से वर्तमान में ज़्यादा प्रासंगिक मानी जा रही है। बिग बैंग थ्योरी मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत। तो महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके अलावा और भी कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, ठीक है। और तमाम प्रकार के जो सिद्धांत हैं जो कि दिए गए विभिन्न विद्वानों के द्वारा, तो उन सिद्धांतों के बारे में मैं जानूंगा कौन सी एक तारक है, कौन सी द्वि तारक परिकल्पना है, आपको बारीकी के साथ समझाने का प्रयास रहेगा। तो परेशान आपको नहीं होना है। जटिल सब्जेक्ट जरूर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ज्योग्राफी थोड़ा कठिन है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट चीज़ें होती, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है, लेकिन जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को जब आप एक बार समझ लेते हैं, उसकी अवधारणा को समझ लेते हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट सरल लगने लगता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। आइए ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। बीए के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं 2025, 26, 27, 28, 29, 30 सभी में यह लेक्चर वैध होगा। वैध मतलब कि ठीक ठाक चलेगा। तो जियोग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है। जियोग्राफी में प्रथम सेमेस्टर में आपको फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के बारे में जानना है। अब आइए थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो है हम चर्चा कैसे करने वाले हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था समझना है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं एक सरल तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स की उत्पत्ति, ठीक है, कैसे हुई? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थियरी रही है। बिग बैंग थियरी मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत। एक पिंड होता है, उस पिंड में बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसी विस्फोट के द्वारा वो पिंड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो सकल संसार में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे के पूरे एरिया में फैल जाते हैं। वही छोटे छोटे टुकड़े कोई गैलेक्सी बन जाती है, कोई एक प्रकार कोई मंदाकिनी गैलेक्सी हो गई, कोई सौरमंडल, मतलब मंदाकिनी गैलेक्सी जो है अपनी ही दुग्ध मेखला मंदाकिनी जो है अपनी ही मंदाकिनी है। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से ऐसे तमाम प्रकार की पृथ्वी, तमाम प्रकार के सूर्य, तमाम प्रकार के ऐसी चीजें हैं। खगोल शास्त्र जब आप पढ़ेंगे डिटेल में सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। हालांकि हमको ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक ही सीमित रखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में सौरमंडल के बारे में थोड़ा जानना है और एक प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में समझना है। सौरमंडल में ग्रह के बारे में जो हैं उनके बारे में बता दूंगा, कौन कौन से ग्रह हैं और उत्पत्ति कैसे हुई। चूंकि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी उसी में सौरमंडल बनेगा, सौरमंडल से ही एक प्रकार से पृथ्वी, चूंकि सौरमंडल का ही एक अंग है, ग्रह है, ठीक है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी को। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। यानी जब ब्रह्मांड, यानी बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बताया गया कि विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद में एडविन हब्बल नाम के विद्वान हैं 1920 में एक प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार आज भी विस्तार हो रहा है और विस्तार हमेशा होता रहेगा और एक समय फिर से ऐसा आएगा कि सारे जो पिंड हैं फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। ये यानी कि जो ब्रह्मांड का संकुचन का सिद्धांत होगा, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट का सिद्धांत, तो ये ऐसे ही होगा महासंकुचन का सिद्धांत, यानी कि जितनी चीजें फैली हुई हैं ब्रह्मांड में ये सब सूर्य चंद्रमा सब इकट्ठा होकर के सब मिल जाएंगे, फिर एक गोला बन जाएगा दहकता हुआ और ब्रह्मांड फिर तहस नहस हो जाएगा, फिर एक प्रकार से एक ऐसा विस्फोट होगा। इस तरीके से विस्फोट संकुचन की प्रक्रिया लगातार ब्रह्मांड में करोड़ों वर्षों के बाद होती रहती है, मतलब होती रहेगी, ऐसा अनुमान है। ऐसा किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हाँ अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा। और चूंकि तथ्य प्रमाण देते हैं, तर्क देते हैं, अगर तर्क सही होता है तो एक प्रकार से उसको मान लिया जाता है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड प्रमुख सिद्धांत कुछ हैं जो कि एक प्रकार से बहुत ही फेमस सिद्धांत रहे हैं, जिनमें एक प्रकार सबसे पहला सिद्धांत जो सबसे फेमस रहा है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसको दिया एव जॉर्ज लेमेंतेरे ने। जॉर्ज लेमेंतेरे एक प्रकार से पादरी थे चर्च के। अभी इनके बारे में जब थ्योरी में समझाऊंगा पूरा विस्तार चर्चा करेंगे। दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था का या सतत सृष्टि सिद्धांत, या फिर इसी को स्थिर अवस्था संकल्पना भी कहते हैं, यानी स्टीडी स्टेट थ्योरी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसको दिया थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने। ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ही एक सिद्धांत है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके अलावा तीसरा सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का है वो है दोलन सिद्धांत, यानी जिसको आप बोलते
हैं फ्लोटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। तो ये सिद्धांत है, इसको दिया है डॉक्टर एलन संडेजा। एक प्रकार से ये आधुनिक सिद्धांत है जिनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। प्राचीन सिद्धांत जो है अभी उसके बारे में चर्चा करूंगा, एक तारक परिकल्पना, दो तारक परिकल्पना क्या है बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जाने कि जो आधुनिक चीजें हैं जिसमें दोलन सिद्धांत जो है, जो फेमस सिद्धांत भी माना जाता है डॉक्टर एलन संडेजा का, ये भी एक प्रकार से बहुचर्चित सिद्धांतों में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आता है। इसके अलावा डॉक्टर एलन गुथ थे, उन्होंने एक प्रकार से एक सिद्धांत दिया स्फीति सिद्धांत, ठीक है। इन्फ्लुएंसरी थियरी के बारे में, यानी स्फीति सिद्धांत के बारे में समझेंगे। एलन गुथ महोदय का सिद्धांत है ये। तो इस तरीके से ये सिद्धांत है। अब थोड़ा सा चूंकि महाविस्फोट का सिद्धांत सर्वव्यापक है, सबसे ज़्यादा फेमस है, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार थोड़ा बहुत पॉइंट जब समझेंगे, इसके बाद में फिर से महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में डिटेल में हम जानने वाले हैं, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार सबसे पहली बात तो ये हुई कि आरंभ में क्या हुआ, वो सभी पदार्थ जो ब्रह्मांड में आज फैले हुए हैं, जिनसे ब्रह्मांड आज बना हुआ है, वो सारे पदार्थ जो थे अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। मतलब एक ही स्थान पर एक गोला था, उस गोले पर स्थित था, जिसका आयतन जो था अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान और घनत्व तो बहुत ज़्यादा, तापमान इसका बहुत ज़्यादा, मतलब तापमान बहुत ज़्यादा था और इसका घनत्व बहुत घना था। मतलब कि घनत्व मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब समझते हैं, मैं घनत्व आपको समझा चुका हूँ। ऐसे घनत्व में जैसे मैंने एक बोतल को तोड़ करके आपको दिखाया था, उस दिन एक बोतल टूट गया था, मैं डांटा भी गया था घर पर, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से समझाने का, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक प्रकार से पैन कार्ड आया था, तो इसका मान लेते हैं ये दफ्ती है। अब इस दफ्ती को, इसका आयतन अभी देखो ये यहाँ तक फैला हुआ है। अब ये देखो इसका घनत्व एक प्रकार से अभी मान लेते हैं कम है, इसका घनत्व क्या है, अभी ये इसका घनत्व कम है भैया। अब इसका घनत्व अगर कम है, इसको हम क्या करेंगे, इसका जब इसका संकुचन करेंगे, इसका घना कैसे बनाएंगे, इसे दाबेंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डाला यानी दाब दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये देखिए इसका घनत्व जो है कम होता है, मतलब घनत्व इसका बढ़ता जा रहा है और इसका आयतन कम होता जा रहा है। घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर एक टर्म पर आप फोकस करिए, जिसका क्या, जिसका आयतन, ऐसा गोलक जिसका आयतन क्या है, अत्यधिक सूक्ष्म। जब भी किसी पॉइंट का आयतन बहुत कम होगा, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। लोहे की गोली का जो आयतन होता है बहुत कम होता है। आयतन मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई सब कुछ मिला करके उसका आयतन निर्धारित होता है। तो एक प्रकार से ये जो है गोला जो बना मैंने, इसका अभी देखें इतना चौड़ा था, इसका आयतन बड़ा था, लेकिन अब इसका आयतन कितना हो गया, छोटा हो गया, यानी इसका घनत्व बढ़ गया। घनत्व मतलब इसके जो घनी घनी चीज़ें हैं, मतलब कि ये सभी सट गई, यहाँ पे इसमें सिकुड़ गई, तो एक प्रकार से क्या है, इसका घनत्व बढ़ गया। समझ रहे हैं घनत्व क्या होता है, तो यही घनत्व होता है, ठीक है। चले, आज डांट नहीं पड़ेगी भाई, कल इस दिन बोतल मैंने तोड़ दिया था पानी वाला दबा दिया था। चलें, जब सिलेबस डिस्कशन कर रहा था तो आयतन और जो है, आयतन और तापमान मतलब घनत्व तो आपको समझ में आ गया। तापमान क्या होता है, टेम्परेचर, मतलब कि जैसे बहुत गर्म चीज़ें हो गई थी, हार्ट एकदम से, तो घनत्व तो खूब बढ़ रहा था। आपस में जो ये पिंड थे यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब आपस में टकरा रहे थे आपस में एकदम से, और घनत्व बढ़ता जा रहा था लगातार, तापमान एकदम चरम सीमा पर, ठीक है। जब तापमान अपने चरम सीमा पर था, घनत्व बढ़ता जा रहा था, प्रेशर डेवलप हो रहा था, गड़ाम से विस्फोट हुआ, फैल गए सारी ब्रह्मांड में, सारी चीजें टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसी जो पिंड था, छोटा गोलक था, इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया और ही ब्रह्मांड हो गया। और आज भी ब्रह्मांड का एक प्रकार से फैलाव लगातार जारी है। फिर क्या हुआ, अत्यधिक संकेंद्रण। संकेंद्रण मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर उन्मुख। संकेंद्रण मतलब केंद्र, जैसे इस गोले का केंद्र क्या होगा, ये होगा। अब सारे के सारे तत्व क्या होते थे, संकेंद्रण। संकेंद्रण मतलब होता है सभी के सभी जो तत्व थे वो इसी गोले की ओर एक प्रकार से आना चाह रहे थे, सब इसी गोले की ओर आना चाह रहे थे, तो यानी घन तो लगातार बढ़ता जा रहा था। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण से बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का विखंडन हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण से काले पदार्थ बने, जिन्हें समूहन के से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग जो हुआ, इसकी घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई होगी, ठीक है। 13.7 अरब समझते हैं, जैसे कि देखो इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इसके बाद में अरब, फिर उसके बाद में 10 अरब, उसके बाद में खरब, तो अरब। अब इसमें 10 अरब की बात हो रही है, यानी 13.7 अरब की बात हो रही है। अब सोचो इतना 1000 वर्ष पहले हुई होगी, तो ये एक प्रकार से मात्र कल्पना ही या उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह करके ये सब जानकारी मिलती है। हालांकि एक प्रकार से अनुमान है, पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है किसी को। तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुई होगी। महाविस्फोट के लगभग, जब महाविस्फोट हुआ उसके लगभग 10 से मतलब कि 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ होगा, ठीक है।
सौरमंडल का विकास थोड़ा बाद में हुआ, जो कि ब्रह्मांड पहले मतलब कि जब विस्फोट हुआ उसके बाद में 4 से 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों का और उपग्रहों का विकास हुआ। ठीक है, तो ग्रहों और उपग्रहों का विकास आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, इसीलिए कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, 4 से 6 या 4.6 या 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। इस प्रकार बिग बैंग जो परिघटना है, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और तभी से उसमें निरंतर विस्तार लगातार ब्रह्मांड में हो रहा है। ब्रह्मांड लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगा मतलब क्या होता है, मिल्की वे जिनको वो बोलते हैं आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा मतलब क्या होता है, मंदाकिनी आकाशगंगा जो होती है, जिसमें एक प्रकार से आकाशगंगा में जैसे एक अब जो दुग्ध मेखला मंदाकिनी है या दुग्ध मेखला आकाशगंगा है, इसी में एक प्रकार से अपना सौरमंडल है। ठीक है, तो आकाशगंगा सौरमंडल से छोटा होता है, मतलब कि एक सौरमंडल से बड़ा होता है, सौरमंडल उसमें होते हैं। आकाशगंगा के बीच बढ़ती हुई दूरी साक्ष्य दिया जा रहा है, क्योंकि आकाशगंगा के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है और इस कारण से कहा जा सकता है कि सौरमंडल मतलब ब्रह्मांड का एक प्रकार से विस्तार हो रहा है। अब सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सौरमंडल यानी कि जो सोलर सिस्टम होता है, सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं सौरमंडल का निर्माण करते हैं, वही मिला करके। जैसे सूर्य के चारों ओर जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, ये सब घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। सौरमंडल में अनेक पिंड शामिल हैं, जैसे कि ग्रह, ठीक है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब शामिल होते हैं। ये सभी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी भी सौरमंडल की एक सदस्य है, एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके अलावा यह अपने अक्ष पर, इसके अलावा यहाँ पर कर लें, इसके अलावा ये अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मैंने इसको लेकर के, पृथ्वी को लेकर के एक चीज़ें बताई थी। ठीक है, अक्ष पर घूमने का मतलब यह सिलेबस में डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने समझाया था आपको। यहाँ पर फिर से अगर आप कहें तो मैं एक बार समझा दूँ, उसको दिखा दूँ। ठीक है, लेकिन बड़ा लंबा समय लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आप समझें। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर ऐसे, मतलब एक बार मैं थोड़ा सा ग्लोब में आपको दिखा दूँ। देखें, ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पर घूमना, जैसे ग्लोब है, अब इसको अपने अक्ष पर घूमना है, तो ये अपने अक्ष मतलब कि यहाँ पर ऐसे से घूम रही है। इसका अक्ष क्या है, ये वाला जो पॉइंट है इसका अक्ष है, ये वाला। ठीक है, अब इस कहते हैं कि अपने अक्ष से झुकी हुई है। देखें, अब यहाँ पर पृथ्वी सीधी नहीं, यहाँ पर पृथ्वी नहीं रखी है, यहाँ पर नहीं रखी भैया। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर पृथ्वी नहीं रखी है, यहाँ पर होता सीधी होती। देखिए झुकी तिरछी प्रतीत हो रही है। रखी कहाँ पर, यहाँ पर रखी, यहाँ पर नेट बोल्ट कसा है। तो पृथ्वी का अक्ष कहाँ पर होगा, पृथ्वी का अक्ष ये है, ये। ठीक है, ये जहाँ पर ये पेन लग रहा है, यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष ये आपका होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला, ये नहीं है अक्ष ये है। ये यहाँ से ये वाले से ऊपर एक रेखा खींचो, यहाँ पर जा करके एक रेखा ये नीचे वाली, इसके बीच में कितना कोण बनता है, 23.5 डिग्री का। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसीलिए कहते हैं चूंकि ये एक प्रकार से यहाँ पर है और थोड़ा सा देखिए तिरछा है, ऐसे इस तरीके से। एक नीचे वाला डंडी, एक ये वाला डंडी, आप कोण तो जानते हैं, तो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसीलिए झुकी है, इसीलिए एक प्रकार से दिन रात एक प्रकार से होते हैं और मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। और चूंकि झुके होने के साथ साथ ये कैसे गति करती है, इस तरीके से पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर घूमती रहती है। कैसे, अपने अक्ष पर ऐसे घूमती रहती है। बोलो घूमती है कि नहीं घूमती है, ऐसे लट्टू की भांति पृथ्वी लगातार घूमती है। चूंकि पृथ्वी का एक प्रकार से द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, पृथ्वी का एक प्रकार से क्या है, बहुत बड़ा एक प्रकार से क्षेत्र है, इसीलिए हमको जान नहीं पड़ता कि पृथ्वी इतनी गति से घूमती है। बाकी पृथ्वी इस तरीके से लट्टू की भांति लगातार घूमती रहती है अपने अक्ष पर। और इसके अलावा लट्टू पर घूमने के साथ साथ ऐसे परिक्रमण सूर्य भगवान का ऐसे लगातार करती रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है पृथ्वी का रोटेशन और ये होता है पृथ्वी का परिभ्रमण और परिक्रमण। तो इस तरीके से एक प्रकार से जब पृथ्वी एक प्रकार से ऐसे घूमती है अपने अक्ष पर, उससे सूर्य और चंद्रमा मतलब सूर्य जो होते हैं अपने स्थान पर स्थिर, हालांकि सूर्य भी परिक्रमा करते हैं, सूर्य एक पर्वत है उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सूर्य के बारे में वेदों में बताया गया है, मतलब कि परिक्रमा सूर्य करते हैं। सूर्य के बारे में कि सूर्य का रथ जो है वो एक प्रकार से जब तक आप पलक भांजते तब तक 16,000 किलोमीटर चल जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हालांकि सूर्य के रथ में घोड़े भी दिखाए गए हैं धार्मिक मान्यताओं में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, तो सूर्य की भी परिक्रमा की बात करी गई है। और बिल्कुल सूर्य भी परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी को घूमता है, इस तरीके सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी के अलावा सूर्यमंडल जो है उसमें 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 7 अन्य ग्रह कौन कौन से, सौरमंडल में कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 ग्रह हैं। जो चूंकि प्लेटो जो है वो एक प्रकार से अब ग्रह नहीं रहा, जिसको आप यम कहते हैं। यम जो है अब उसको क्या बोल दिया गया, यम जो है वो अब क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया।
क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या होता है? क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है ऐसे ग्रह जो कि एक प्रकार से अपनी कक्षा में सही से गति नहीं करते हैं, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं। तो इसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। सौरमंडल के 8 ग्रहों की अगर बात की जाए तो उनके नाम है, पहला है बुध, जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि ये आपका अरुण वरुण ये हो गए। ठीक है, उक्त सूर्य के चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों में धूमकेतु, उल्कापिंड और आकाशीय पिंड के समूह की भी सौरमंडल में शामिल होते हैं। यानी सौरमंडल में तमाम प्रकार के उल्कापिंड मतलब जैसे कि जो टूट फूट करके आते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि पृथ्वी पर कहा गया था कि 2012 में पृथ्वी का तहस नहस हो जाएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगा। तो इस क्यों कहते थे? क्योंकि उल्कापिंड जो है वो बड़े बड़े उल्कापिंड पृथ्वी के जैसे होते हैं, पृथ्वी पर आकर के गिर जाएंगे तो बड़े बड़े शहर नष्ट हो जाएंगे उससे। तो ऐसे में वो चूंकि अपनी कक्षा में उनकी कोई कक्षा नहीं है, उल्कापिंड की कोई कक्षा नहीं होती घूमने की, कभी भी आकर के कहीं पर टकरा सकते हैं। तो ऐसे में एक प्रकार से जो ऊपर सैटेलाइट लगे हुए हैं पृथ्वी के, वो अंतरिक्ष में वो देख लेते हैं कि भाई वो आ रहा है इतनी गति से, तो उसको ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में ही मिसाइलों के माध्यम से उसको भस्म कर देते हैं, खत्म कर देते, पृथ्वी पर आने वाले संकट को ऊपर ही खत्म कर देते हैं जा करके, ताकि वो एक प्रकार से पृथ्वी पर ना पहुंच पाए। और पृथ्वी को बचाने का काम सबसे ज्यादा कौन करता है? वायुमंडल करता है पृथ्वी का। जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो पृथ्वी को बचाने का काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे तमाम प्रकार की गैसें, आर्गन वगैरह पाई जाती हैं। जब पृथ्वी का वायुमंडल में एक प्रकार से कोई चीज़ प्रवेश करता है, कोई उल्कापिंड, कोई छोटे छोटे पदार्थ जब आते हैं, चूंकि गिरते रहते हैं हमेशा, तो जब आप देखते हैं चिर्री गिरती है, मतलब चिर्री गिरती कभी कभी, तो चिर्री वही उल्कापिंड आकर के पृथ्वी पर गिरते हैं। अब आप कहेंगे सर जी जलता क्यों है? फिर वो जलता इसलिए चूंकि एक प्रकार से इतनी तीव्र गति से वो पृथ्वी पर आता है, ग्राम से। और पृथ्वी भी हर एक वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेग से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर प्रत्येक वस्तु को खींचती है। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींचता है पृथ्वी पर हर एक वस्तु को, तो पृथ्वी की तरफ लोग आने के आकर्षण होता है। लेकिन एक प्रकार से जब उसका भी वेग होता है तो पृथ्वी में आकर के वायुमंडल में घुसा, वायुमंडल में घुसने के बाद में क्या होगा? उसमें जो वायु के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे टकराते हुए आगे बढ़ेगा। जब वायु के कणों से टकराएगा तो इतना तेज गति से होता है कि ग्राम से उसमें विस्फोट होता है और वो भस्म हो जाता है, बर जाता है, बर मतलब जल जाता है। ठीक है, जब एक प्रकार से वो वायुमंडल में ही जल जाता है तो तीव्र गति से पृथ्वी की ओर आता रहता है। और जब बहुत बड़े बड़े होते हैं तब पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं। अगर छोटा मोटा होता है तो पृथ्वी पर मतलब वहीं पर आकाश में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही तारा वारा जो टूटता है, आप देखते हैं तारा टूटा है, ये टूटा है, वो टूटा है, वो तारा बेसिकली आप सोचते हैं कि ये किधर जा रहा है, तो वो एक प्रकार से आप देखते हैं इस तरफ जा रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा होता है। ठीक है, वो नीचे की ओर आ रहा होता है एक प्रकार से। लेकिन एक प्रकार से क्या होता है, वायुमंडल में घुसने के बाद में वो जलने लगता है खूब तीव्र गति से, और इस कारण से क्या होता है, वो भस्म हो जाता है। वायु के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके टकराव से उसमें एक प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसी ऊष्मा के द्वारा उसमें आग लग जाती है और वो एक प्रकार से खत्म हो जाता है, वो विस्फोट हो जाता है उसका। तो ये एक प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपके। तो जो उल्कापिंड, धूमकेतु ये सब होते हैं, ये आकाशीय पिंड होते हैं, ये सब सौरमंडल में आते हैं। ठीक है, क्लियर। सौरमंडल के बारे में सबसे पहले सन 1543 ईस्वी में निकोलस कापरनिकस ने एक प्रकार सबसे पहले सौरमंडल के बारे में बताया था। निकोलस कापरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ना कि पृथ्वी केंद्र में है। चूंकि पहले लोगों को लगता था कि पृथ्वी केंद्र में है, चूंकि जब हम लोग छोटे थे तभी हमको लगता था कि पृथ्वी ही केंद्र में है, पृथ्वी के ऊपर नीचे सब तारे बिछे हैं, ऐसा लगता है। चूंकि जहाँ पर हम खड़े होते हैं वहीं हमको केंद्र लगने लगता है। कि भाई आप कहीं खेत में खड़े हो जाएं, खेत में आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई पृथ्वी कुछ ऐसे है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में आप खड़े हो, ऐसा लगेगा हमेशा कि हम मध्य में ही खड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक प्रकार से लोगों को पहले लगने लगा कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। कई धारणाएं सामने आई, फिर बाद में पता चला कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कुल मिलाकर के सारी चीजें हुई। सौरमंडल का निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल नेबुला गैस के बादल के अंदर विस्फोट होने से हुआ है। नेबुला के जो है ढहने से उसके अंदर मौजूद माल जो था वो धीरे धीरे अलग होने लगा, और इसमें बादलों वाली धूल जो थी नेबुला में वो बहुत तेज़ी से घूम रही थी। नेबुला मतलब एक गैस का एक प्रकार से जो विस्फोट, बड़ा का एक टुकड़ा, उसी में विस्फोट हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण से बादलों का अधिकांश हिस्सा केंद्र की ओर दबने लगा, केंद्र से में इकट्ठा होने लगा। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूक्लियर फिजन की क्रिया हुई, न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन हुआ, उसके कारण से केंद्र की अधिक ऊष्मा पैदा होने लगी। परिणाम स्वरूप सूर्य की उत्पत्ति हो गई, उससे जो केंद्र में तमाम ऊष्मा इकट्ठा हो गई, और उसके बाद में केंद्र में सूर्य हो गया और चारों तरफ उसके ग्रह फैल गए। ये था सौरमंडल। अब चूंकि सौरमंडल का ही एक ग्रह है पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में समझेंगे हम। पृथ्वी क्या है? देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति एक रहस्य है। लगभग देखेंगे 1749 ईस्वी में
कास्तेदबफन नाम के विद्वान हैं जिन्होंने पहली बार यह जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी के बारे में सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको जानने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? कास्तेदबफन नाम के विद्वान ने 1749 में सबसे पहले किया। फिर उसके बाद में जर्मनी के एक दार्शनिक हैं कांट, इमैनुअल कांट नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने 1755 ईस्वी में इनके 6 साल के बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर वायव्य राशि परिकल्पना नाम का एक सिद्धांत दिया। ठीक है, इनका कहना था कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति का दिखलाऊंगा, पृथ्वी के बारे में बताऊंगा। अगर तुम जो मैं पदार्थ मांगूं आप वो पदार्थ देने में सक्षम हो तो मैं बता दूंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है पूरा डिटेल में। किसने कहा? जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, उन्होंने। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय की अगर बात की तो लाप्लास महोदय ये भी एक प्रकार से भूगोलविद्ता बड़े ज़बरदस्त। इन्होंने 1796 ईस्वी में निहारिका परिकल्पना दिया। निहारिका परिकल्पना जो है उसमें क्या था, उन्होंने कहा निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? लाप्लास। कब दिया? 1796 में। इसके बाद में मोल्टन महोदय आते हैं, मोल्टन और चैम्बरलिन। उन्होंने 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ये सब सिद्धांत जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन सिद्धांतों के बारे में कुछ सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत। यानी जो सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के दिया गया है वही सिद्धांत सौरमंडल की उत्पत्ति का है, वही सिद्धांत आपका पृथ्वी की उत्पत्ति का भी रहा है। जॉर्ज लेमेन तेरे नाम के विद्वान ने एक प्रकार से बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसके बाद में पृथ्वी के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें बताई, जैसे कि अरिस्टोटल नाम के एक विद्वान हैं जो है एक प्रकार से यूनान के। उन्होंने सर्वप्रथम बतलाया कि पृथ्वी गोलाब है। पृथ्वी का आकार कैसा? गोलाब है। गोलाब मतलब लक्षुआब है। ठीक है, इस तरीके की पृथ्वी है, इस तरीके की। ठीक है, ऐसा बताया। नहीं, पहले पृथ्वी गोल है ऐसा बताया जाता था। इसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई थी। यह ऑटो स्मिट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने बताया था। ऑटो स्मिट की एक परिकल्पना है धूल परिकल्पना सिद्धांत। धूल परिकल्पना सिद्धांत यानी गैस और कण जो हैं तमाम प्रकार के, उन्हीं के मिलने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ऐसा एक प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के ऑटो स्मिट ने परिकल्पना दी, धूल परिकल्पना सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वी सूर्य से लगभग 1.496 गुणे 10⁸ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी का घनत्व जो है 5.52 गुणे 10⁻³ kgm3 मतलब कि के किलोग्राम जो है क्यूब है, तथा 12,742 व्यास है पृथ्वी का। व्यास मतलब कि पृथ्वी का जो गोलाई है इसकी अगर यहाँ से दूरी, यहाँ से खोदो पृथ्वी को और यहाँ तक आपको आना है एकदम से, यानी एक परत से दूसरे परत तक निकल जाना है। यहाँ से खोदो और दूसरी तरफ निकल जाओ तो इसकी जो लंबाई, व्यास जो होता है पृथ्वी की, एक प्रकार से दोनों एक प्रकार से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का इसका व्यास कितना है? यानी 12,742 किलोमीटर जब आप खोदोगे तब जाकर के एक प्रकार से एक तरफ से दूसरी तरफ आप जा पाओगे। रूस का एक कोला नाम का क्षेत्र था, वहां पर खुदाई शुरू हुई पृथ्वी की और वहां पर खुदाई केवल 12 किलोमीटर तक ही कर पाए, उसके ज़्यादा गड्ढा नहीं खोद पाई मशीनें, सारी मशीनें गलना प्रारंभ हो गई। इस तरीके से एक प्रकार से चीज़ें संपन्न हुई। तो कहीं ना कहीं पे आपको जाना पड़ेगा केवल 12 किलोमीटर और 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। यानी ऊपर यहाँ से खोदेंगे, अगर यहाँ से हम खोदना प्रारंभ करें तो 12,742 किलोमीटर खोद जाएंगे, तब जाकर के हम उस तरफ निकलेंगे जो पृथ्वी का नीचे वाला हिस्सा होगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष, इसके अलावा और पॉइंट आप जान लीजिए, अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। कितने तारामंडल है भैया अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। ठीक है, कितने तारामंडल हैं अंतरिक्ष में? 89 तारामंडल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल, सीमा और निफे, ये 3 परतें हैं। ये 3 परतें कैसी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले जान लीजिए आप, पृथ्वी का ये परत अगर हम निकालें, पृथ्वी की ये परत अगर निकालें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका सियाल पड़ेगा। सियाल मतलब क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यहाँ पर आपका सीमा पड़ेगी। सीमा मतलब कि क्या? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यहाँ पर तत्व पाए जाएंगे खूब ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पर सीमा यानी कि सियाल और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और यहाँ पर निफे, निफे मतलब क्या होता है? NiFe मतलब होता है फेरस और Ni मतलब होता है निकल। यानी निकल और फेरस की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा है, यानी ये पृथ्वी का केंद्र जो है ठोस है। यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र है। इसके बाद में फिर ये बीच का हिस्सा यहाँ पर ये, तो इस तरीके से ये रासायनिक मतलब कि पृथ्वी की जो स्वेस महोदय ने इसको बताया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। बाकी मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ूंगा। इसके अलावा ऊपरी परत सियाल कहलाती है।
जिसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता के चलते इसकी परत को सीमा कहा जाता है, नेक्स्ट परत को। और निफे जो है इसको निकल और फेरस की अधिकता की वजह से इसको निफे कहा जाता है। तो इस तरीके से ये पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के भी कुछ सिद्धांत चीज़ें यहाँ पर जानने को मिली। हालांकि पृथ्वी का जो सिद्धांत उत्पत्ति की, इसको कई कैटेगरी में आप बांट करके ऐसे पढ़ सकते हैं। मानव का संबंध जितना पृथ्वी से है उतना ही उतना किसी भी ग्रह से और नहीं रहा है। पृथ्वी एक सौरमंडल का ग्रह है, अतः इसकी उत्पत्ति सौरमंडल के अन्य ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है। तो यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत मतलब सौरमंडल के सिद्धांत की बात भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, समझें इसको। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में बेसिकली दो सिद्धांत है। पहला है धार्मिक विचारधारा कुछ थी, और दूसरा है वैज्ञानिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा में जैसे कि पहले जो है सिद्धांत है वो है एक तारक परिकल्पना। एक तारक मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, ऐसा माना जाता है। अद्वैतवादी संकल्पना इसमें आती है। ठीक है, इसके अलावा कांट की वायव्य राशि परिकल्पना आती है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना हो गई, लाकियर की उल्कापिंड परिकल्पना हो गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना हो गई। ये सब परिकल्पनाएं जो हैं एक तारक यानी एक तारे से पूरे के पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानते हैं ये विद्वान। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के ये सिद्धांत है। ठीक है, समझे क्या क्या एक तारक परिकल्पना में क्या आते हैं। एक तो अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैत मतलब कि चूंकि एक तारा, आ माने होता नहीं, द्वैत माने दो तारों से उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है, यानी मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट जो है, इसमें कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, और इसके अलावा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाकियर की उल्कापिंड परिकल्पना और जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, ये चार परिकल्पनाएं आपकी बेसिकली शामिल है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चार परिकल्पनाएं जो कि एक तारे से उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी मतलब सौरमंडल की एक तारे से उत्पत्ति हुई, इसको मानते हैं। ठीक है, जबकि वैज्ञानिक विचारधारा जो है इसमें एक प्रकार से लोग कहते हैं कि नहीं, एक तारे से नहीं हुई है, दो तारों से एक प्रकार से हुई है। किससे हुई है? दो तारों से हुई है। किसकी उत्पत्ति? दो तारों से उत्पत्ति हुई। किसकी भैया? सौरमंडल की। ठीक है, दो तारों से यानी द्वितारक परिकल्पना। द्वैतवादी इसको बोलते हैं, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसमें पहले सिद्धांत है चेम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना, दो तारों से उत्पत्ति बताता है पृथ्वी और इसकी सौरमंडल की। दूसरा सिद्धांत है रसेल बर्ट्रैंड रसेल का सिद्धांत है। ठीक है, और फ्रेड होयल एवं लिटिलटन का सिद्धांत है, जिसको नोवा सिद्धांत कहते हैं। तो इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, रसेल का सिद्धांत हो गया दूसरा। तीसरा फ्रेड होयल और लिटिलटन का सिद्धांत है नोवा सिद्धांत। तो इस तरीके से सिद्धांत दो तारों से संबंधित हैं तीनों सिद्धांत। तो आइए अब एक आध सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या सिद्धांत में बताई गई हैं। इमैनुअल कांट के सिद्धांत के बारे में समझते हैं। इमैनुअल कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है, ये क्या है? परीक्षा में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने कहा इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इमैनुअल कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मनी के दार्शनिक हैं इमैनुअल कांट। उन्होंने एक प्रकार से 1755 ईस्वी में क्या किया? अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है वायव्य राशि परिकल्पना, जो कि जर्मनी के दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 में दिया। प्रस्तुत परिकल्पना कांट के द्वारा कल्पित अनेक तथ्यों पर आधारित है। कल्पित मतलब कि उन्होंने इमेजिनेशन किया है कि ऐसा हुआ होगा। सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में क्या हुआ, ब्रह्मांड में ये दैव निदर्शन मतलब दैव निर्मित आदि पदार्थ बिखरे हुए थे। मतलब कि जो भगवान ने पहले से बनाए थे, ऐसे कुछ पदार्थ ब्रह्मांड में फैले हुए थे। इन्होंने कहा वायव्य राशि परिकल्पना में कि कुछ पदार्थ ऐसे थे जो ब्रह्मांड में पहले से बिखरे हुए थे। ठीक है, ये पदार्थ अत्यंत कठोर और शीतल तथा गतिहीन थे। गतिहीन मतलब कि इनमें गति नहीं थी। ये एक प्रकार शीतल थे, कठोर थे और ये बिखरे हुए थे पूरे के पूरे संसार में। आपसी आकर्षण के कारण से ये कण एक दूसरे से टकराने लगे। क्या हुआ कि किन्हीं कारणों के वश में क्या हुआ, जो ये कण थे आपस में फिर टकराने लगते हैं। जो फैले हुए थे विभिन्न पूरे के पूरे एरिया में, वो आपस में फिर से टकराने लगे। किन्हीं कारणों के वश में क्या होने लगे? टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण से क्या हुआ? तापमान और भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। किसका? जब इससे टकराते, दो पत्थर टकराते तो चिनकी निकलती है, तो तापमान बढ़ता है। तो इससे क्या हुआ? जब लगातार बड़े बड़े पिंड टकराने लगे, इससे एक प्रकार से तापमान की उत्पत्ति होने लगी। तापमान बढ़ने लगा टकराव के कारण से। और भ्रमण गति, चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे तो भ्रमण गति, एक गति उत्पन्न हुई, जिसको भ्रमण गति नाम दिया इन्होंने। ठीक है, ताप में निरंतर वृद्धि होती चली गई, जिस कारण से आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगे। यानी कि वायव्य राशि बदलनी शुरू हो गई। जब एक प्रकार से लगातार ये घूमने लगे, लगातार एक प्रकार चीजें होने लगी, तापमान बढ़ने लगा, तो वायव्य राशि बनने लगी। ताप तथा भ्रमण गति के कारण से क्या हुआ? इसके स्वरूप शीतल तथा 9 गोल छल्ले एक प्रकार से इस तरीके से बने। 9 गोल छल्ले बने और एक प्रकार से किससे बने? चूंकि भ्रमण गति और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और चूंकि पहले से शीतल थे ये, इसीलिए क्या हुआ? 9 छल्ले बने।
9 छल्ले एक प्रकार से निहारिका से अलग हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, एक छल्ला के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर के एक गांठ के रूप में शीतल होकर के जम करके 9 ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ। जो 9 ठोस पदार्थ चले, यही आगे चल करके नवग्रह बने और इसके रूप में बदल गए। मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया था, अवशिष्ट मतलब कि जो बच गया था, उसी निहारिका मतलब एक बड़ा सा एक प्रकार से वो हुआ, उसमें गति होती रही, गति होती लगातार वो एक प्रकार से भ्रमण करते रहे। इसके बाद में क्या हुआ, उससे 9 ठू इकट्ठा हो गए, 9 ठू अलग अलग बट गए, और जो इस निहारिका का या इस जो पिंड जो था गोल वाला, इसका जो भाग बचा अवशिष्ट माने होता है जो मलबा बचा, कचड़ा बचा, वो एक प्रकार से सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, उपर्युक्त प्रक्रिया के पुनरावृत्ति के कारण से ग्रहों से अनेक उपग्रह बने, मतलब यही प्रक्रिया लगातार ग्रहों के साथ होती रही, और उसके बाद में क्या हुआ, इस तरह से संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण हुआ। ऐसा इन्होंने बताया। किसने? वायव्य राशि परिकल्पना के देने वाले कौन से विद्वान? ठीक है, वायव्य राशि की प्रक्रिया को किसने दिया था भैया? इनका नाम है, जर्मनी के दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, उन्होंने ये बताया। इसके बाद में अगली जो परिकल्पना है वो है वायव्य राशि परिकल्पना, मतलब निहारिका परिकल्पना, जिसको लाप्लास महोदय ने दिया है। इसको समझ लेते थोड़ा सा। लाप्लास नाम के प्रसिद्ध फ्रांसीसी निवासी फ्रांस के विद्वान हैं, खगोल और गणित के बड़े शास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने 1796 ईस्वी में अपनी प्रथम पुस्तक, इनकी पहली पुस्तक थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। किसको? लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। ठीक है, लाप्लास महोदय ने कल्पना की थी कि अंतरिक्ष में एक उष्ण माने होता है गर्म, और गैसीय निहारिका है। ठीक है, निहारिका रही होगी एक उष्ण मतलब गर्म, और गैसीय मतलब गैस से भरा हुआ एक गर्म निहारिका रही होगी। इसका अनुमान लगभग शनि ग्रह के आकार को देखने से पता चलता है कि निहारिका मतलब एक प्रकार शनि ग्रह के जो पीछे छल्ले हैं ऐसे ही कुछ रहा होगा, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, जिसका विस्तार कई अरब किलोमीटर तक था, यानी कई अरब किलोमीटर तक वो एक प्रकार से उसका विस्तार वायव्य राशि का मतलब उसका निहारिका का था। ठीक है, वो निहारिका कई मतलब जो है करोड़ मतलब कि कई अरब किलोमीटर तक फैली हुई थी। ठीक है, और इसको देखने से मतलब कि और अपनी अक्ष पर अत्यंत तेजी से घूम रही थी। निहारिका लगातार ऐसे ऐसे घूम रही थी, हमेशा अपने अक्ष पर वो निहारिका लगातार घूम रही थी। अस्तु इस तीव्र गति से ऊपरी भाग की जो है, इसमें क्या हुआ, जब लगातार एक प्रकार से अपने अक्ष पर अत्यंत तेजी से घूम रही थी, इससे क्या हुआ, जब तीव्र गति से घूमेगी तो उसका जो ऊपरी भाग है वहाँ पर गर्मी फैलने लगी, यानी जो एक प्रकार से घूम रही तो इसका जो ऊपरी भाग है वहाँ पर गर्मी उत्पन्न होने लगी, और जो ऊपरी भाग था वो शीत होने लगा, मतलब कि जो ऊपरी भाग था वहाँ पर गर्मी, और जो बीच वाला भाग या अलग अलग जो भाग था कहीं पर शीत, कहीं मतलब यहाँ निचला भाग कर लें, नीचे वाले भाग पर शीत होने लगा। आयतन घटने से निहारिका सिकुड़ने लगी। गति विज्ञान के नियमानुसार अगर देखें तो परिभ्रमण तीव्र ही हो गया। इस तीव्रता से अपकेंद्र बल जो होता है, अपकेंद्र बल समझते हैं, कभी आप मोड़ पर अगर साइकिल लेकर के जाते हैं तो आप सोचते हैं साइकिल ऐसे मोटरसाइकिल ऐसे घुमाते हैं, तब भी आप गिरते क्यों नहीं हैं? गिरते इसलिए नहीं क्योंकि आपका अभिकेंद्र बल लगता है। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल 2 प्रकार के बल होते हैं। आपने देखा होगा मौत का कुआं, आजकल अयोध्या में मेला लगा हुआ है, सावन का मेला। आप कभी अयोध्या जाएं या सावन के मेले बनारस जाएं तो वहाँ पर मौत का कुआं नाम का एक खेल दिखाया जाता है। मौत के कुआं में क्या होता है, मेले में वो एक प्रकार से कुआं एकदम सीधा होता है, और उसी कुआं पर एक प्रकार से ऐसे ऐसे थोड़ा तिरछा करके बनाते हैं, और उसी कुआं पर ऐसे ऐसे राउंड में ऐसे खड़े कुआं पे इस तरीके से मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे घुमा देता है, पूरा ऊपर तक ले आता है। आप देखोगे 12-12 फुट ऊपर तक एक प्रकार से उसी कुएं में मोटरसाइकिल चलाता रहता है ऐसे। ठीक है, कार भी लेकर के घुमाता है, मैंने देखा उसको अपनी आंखों से। ठीक है, 50 रुपये या कुछ टिकट था उसका, मैंने देखा मौत का कुआं। तो उसमें एक प्रकार से पूरा मोटरसाइकिल घुमाता है, कार भी घुमा देते हैं, उसमें हाथ छोड़ करके मोटरसाइकिल चलाते हैं लोग। ठीक है, तो वो मौत के कुआं में जो काम करता है वो अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल ही काम करता है। तो इस तरीके से जब घूमती है कोई चीज़ें तो उसमें अभिकेंद्र बल या अपकेंद्र बल काम करने लगता है। ठीक है, इसके कारण से जब अभिकेंद्र बल की अपकेंद्र बल की वृद्धि हुई, क्योंकि एक तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति पदार्थ को बाहर की अपेक्षा केंद्र की ओर लाने में समर्थ थी, जबकि दूसरी तरफ अपकेंद्र बल पदार्थ को केंद्र की बाहर की ओर फेंकने में समर्थ था। देखिए, अपकेंद्र बल जो होता है केंद्र की मतलब कि वो बाहर फेंकता है, अभिकेंद्र बल खींचता है अपनी तरफ, और गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार से नीचे की तरफ। तो इस तरीके से क्या हुआ, ऐसे में एक प्रकार से 3-3 बल लगने लगे। ऐसी दशा में ऊपरी पट्टी विषुवत रेखीय भाग में जो है भारहीन हो गई, और छल्ले के समान विलग होकर के अपने स्थान पर ही परिभ्रमण करते रहे। अपशिष्ट केंद्रीय निहारिका पूर्व अवस्था में तीव्रता से परिभ्रमण करती रही। कालांतर में यानी समय बीतने के बाद में लगातार क्या हुआ, ये विलग हुए छल्ले जो अलग अलग छल्ले के रूप में ऐसे ऐसे छल्ले जो निहारिका जो थी उसी से छल्ले निकलते गए। अलग अलग छल्ले जब निकल चुके थे, वही छल्ले एक प्रकार से छल्लों की दूरी निहारिका से एक प्रकार से काफ़ी दूर हो गई, अनेक छल्लों में विभक्त हो गई। समय बीतने के साथ साथ उन छल्लों का पदार्थ ग्रहों और उपग्रहों के में
संगठित हो गया, यानी छल्ले यही धीरे धीरे करके इनका संगठन होने लगा, इनका घनत्व बढ़ने लगा और ये पिंड के रूप में परिवर्तित हो गए। जिस भांति गैसीय पदार्थ ने घनीभूत होने के पश्चात ग्रह का रूप धारण किया था, ठीक उसी प्रकार से ग्रहों से उपग्रह बने। अवशिष्ट निहारिका ने सूर्य, जो आप एक प्रकार जो निहारिका थी, जो बड़ा का छल्ला था, वो छल्ला जो बचा, सारे छूट छूट करके जो बाहर निकलते चले गए, उनसे कई ग्रहों का विकास हुआ और जो बच गया वही सूर्य बन गया। ऐसा एक प्रकार से इन्होंने बताया। इस तरीके से ये हो गई आपकी निहारिका परिकल्पना, ठीक है, किसकी, लाप्लास की, ठीक है। तो ये रहा एक प्रकार से निहारिका परिकल्पना। थोड़ा सा नवीनतम जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, इसको भी जान लेते हैं। महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है? देखिए, ब्रह्मांड तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड नवीनतम सिद्धांत बेल्जियम के बेल्जियम के पादरी थे जॉर्ज लेमेन तेरे महोदय। इन्होंने 1984 से 1966 में एक प्रकार 1884 कर ले, ठीक है, 1984 1966 1884 हो जाएगा इसका, ठीक है, 1966 में प्रस्तुत किया था, जिसका विस्तृत रूप 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर महोदय ने प्रस्तुत किया, ठीक है। रॉबर्ट वेगनर महोदय ने इसको एक प्रकार से और अच्छे तरीके से बताया था, लेकिन पहले उन्होंने जॉर्ज लेमेन तेरे ने इसको बताया था, जो कि पादरी थे। ब्रह्मांड तथा आकाशगंगा और उनके सदस्य तारों के निर्माण की समस्या के समाधान के लिए आदर्श घटकों अर्थात काले पदार्थों के अस्तित्व के आधार पर प्रयास किए गए हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व समूचा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु पर केंद्रित था, जिसे प्राथमिक परमाणु कहा जाता था। एक गोला था जो मैंने आपको बताया था। नाभिकीय विखंडन के कारण से क्या हुआ, इसका विस्फोट हुआ। नाभिकीय विखंडन एक प्रकार से एक प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य एक प्रकार से हीलियम और हाइड्रोजन जो दो गैस होते हैं, इनकी वजह से जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है और दोनों विखंडित हो जाते हैं, तो एक प्रकार से नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन से एक प्रकार से संलयन से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के कारण से इसका विस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। विस्फोट के लगभग 1/2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1/1 करोड़ सेकंड में ही यह आग का गोला हो गया। विस्फोट के कारण से इसमें ब्रह्मांड में किरणें निकली, ब्रह्मांड में तमाम प्रकार की रेज फैली, तमाम प्रकार की किरणें निकली। अग्निबाल की अवस्था के पश्चात जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड की हुई तो इसका तापमान लगभग 10⁻10 के घटा तथा इस समय की जो क्वार्क, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो इत्यादि तमाम प्रकार के कण प्रतिकण की उत्पत्ति इसी दौरान हुई, जब एक प्रकार से ये इतना तापमान घटा इसका, ठीक है। जब ब्रह्मांड की आयु 100 सेकंड की कही गई, जब 100 सेकंड एक प्रकार से बीता विस्फोट के बाद में, तो इसका तापमान 10 के घटा फिर से, तो जिससे क्या हो, कणों के संयोग से भारी नाभिक बना। नाभिक मतलब समझते हैं जो बीच का केंद्र होता है, नाभिक कहते हैं, हो गए। यह नाभिकीय संश्लेषण कुछ मिनट तक चलता रहा। इस दौरान 25% द्रव्यमान हीलियम और में रूपांतरित हो गया। इसीलिए आप देखते हैं हीलियम की वजह से, हीलियम हाइड्रोजन ये दो तत्व है जो सूर्य की ऊर्जा को एक प्रकार से लगातार देते रहते हैं। कुछ 100,000 वर्षों के बाद में आग का गोला एक तार के केंद्र की तरह गर्म तथा अपारदर्शी हो गया, जिससे विकिरण एक अणु के रूप में या एक अणु से दूसरे अणु के रूप में हो रहा था। बिग बैंग के लगभग 7,000 वर्ष पश्चात ब्रह्मांड का तापमान लगभग 3,000 के तक, परमाणु नाभिकों का घनत्व लगभग 1,000 गति घन सेंटीमीटर तक घट जाता है। इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक मिल करके हाइड्रोजन और हीलियम के अस्थायी परमाणु बनाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम यानी हाइड्रोजन H और हीलियम He, ये दो एक प्रकार से मिल करके क्या बनाते हैं, अस्थायी परमाणु बनाने शुरू होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर बिग बैंग के लगभग आप देखेंगे, बिग बैंग के लगभग 1,000 मिलियन वर्ष पश्चात हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु मिलकर के तारों, आकाशगंगाओं, इन सभी का निर्माण होने लगता है। सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग जो बना हुआ है सूर्य का जो एक प्रकार से, या जो अन्य तारे बने हुए हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा ही बने हुए हैं। जो भी तारे बनते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा बनते हैं। सूर्य जिसमें एक उदाहरण आप देख सकते हैं। तारों के केंद्र में पदार्थ नाभिकीय क्रिया के द्वारा अधिक गर्म हो जाते हैं। नाभिकीय क्रिया आज भी सूर्य में हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से उष्मा या ऊर्जा जो सूर्य की है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। तो ये चैप्टर नंबर 2 के बारे में हमने आज की वीडियो के माध्यम से बताया। तो ये एक प्रकार से कुछ सिद्धांत मैंने देख लिया है। अगर हो सकेगा तो और एक आध सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया मैंने। अब इसमें ज़्यादा अगर डीप में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आप जो है भ्रमित हो जाओगे। बहुत लंबा चूँकि सिलेबस रहा है, चूँकि जो अब सिलेबस बड़ा लंबा है और मैं अगर पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगला जो चैप्टर आपका आएगा, अगले चैप्टर में हम लोग आप क्या पढ़ाएंगे। देखिए आज मैंने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझ लिया। अब इसमें बाद में जो मॉडल पेपर होंगे उसमें मैं जो छूटा है एक आध दो और सिद्धांत, जैसे कि आपके जो
हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। जो आपका थर्ड चैप्टर है उसमें हम लोग अब चर्चा करेंगे भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। उसमें हम एक प्रकार से भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये हो जाएगा आपका थर्ड चैप्टर। उसके बाद में फिर हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। इस तरीके से हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है। एक बात और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और, अगर आपको ये सिलेबस वगैरह की पीडीएफ भी चाहिए तो आपको एक हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया है। हिंदी का कोर्स बीए का एक प्रकार से लॉन्च कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का कोर्स पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मेडिवल और एंशिएंट, होम साइंस सभी की क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो हिंदी का कोर्स है, हिंदी काव्य जिसमें आपको पढ़ना है। हिंदी काव्य में हिंदी साहित्य वगैरह भी आपको पढ़ने, मतलब हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 6-7 क्लास, लगभग 6 क्लास हो चुकी हैं। तो अगर आप नहीं देखें देख लीजिए। पीडीएफ नोट्स भी, आप कोर्स लेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, महासंग्राम वीडियो की वीडियोस मिलेगी, रिवीजन क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, महामैराथन क्लास मिलेगी आपको, एक प्रकार से चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको। मात्र 100 रुपये खर्च करने होंगे। 100 रुपये का कोर्स मात्र लॉन्च किया गया। 100 रुपये सभी के लिए, सभी के पास होंगे और इसीलिए मैंने लॉन्च किया, ताकि आप एक प्रकार जब पैसे देकर के पढ़ेंगे तो आप विधिवत तरीके से उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो 100 रुपये में मात्र आपको हिंदी का कोर्स ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी का भी कोर्स उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। हर एक चीज़ का आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 100 रुपये आप खर्च कर सकते हैं तो आप तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। मात्र 100 रुपये में आपको हिंदी के कोर्स के साथ साथ ज्योग्राफी का भी कोर्स एक प्रकार से बिल्कुल फ्री में उसी के साथ इंक्लूड कर दिया गया है मैंने, ताकि आप भी पढ़ते रहें साथ ही साथ में, और कोर्स को कंप्लीट करवाने का प्रयास भी मैं करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। बाकी हिंदी का कोर्स तो कंप्लीट करवाऊंगा, ज्योग्राफी का पूरा कोशिश है कि कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि 2 चैप्टर मैं करवा चुका हूं, 3 क्लासेस हो चुकी ज्योग्राफी की। उन सभी की पीडीएफ जो होंगी वो सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। तो आप तुरंत जो है SMS करें 91 61 93 60 62 पर। आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने हैं। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और वो एक प्रकार से आगे चल, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे जुड़ जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके लिए जो भी एक प्रकार से चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएगी, जानकारी आपको दे दी जाएगी भी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले और भी चीज़ों को आप जान लें। देखिए, सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है, मतलब साइकोलॉजी की क्लास आपकी कल हुई है चैप्टर नंबर 1 की। देखिए, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की क्लास हुई है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ये क्लास हो चुकी है। सोशियोलॉजी क्लास हो चुकी है 2 क्लास, पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो चुकी है। जल्दी और भी क्लासेस आपकी लगातार देते रहूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।